बीच सड़क पर नाथन की नींद खुलती है और उसे पता चलता है कि उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उसकी गाड़ी सड़क के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, फिर भी नाथन के शरीर पर एक भी खरोंच नहीं आए। उसी समय वो डैनियल को देखकर चौंक जाता है, जो उस बाइक का चालक था जिससे नाथन की टक्कर हुई थी। नाथन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि डैनियल भी घायल नहीं दिख रहा है। डैनियल को आश्चर्य होता है कि क्या नाथन को कार से बाहर निकलने की बात याद है, और नाथन स्वीकार करता है कि उसे याद नहीं है। वो इसके लिए झटके को तथा इस तथ्य को जिम्मेदार ठहराते हैं कि उनका सिर डैशबोर्ड से टकराया था। हालांकि कोई घाव नहीं है और उसे कोई दर्द भी नहीं है। तभी डैनियल ने बड़ी खबर दी कि वे वास्तव में मर चुके हैं और ये उनके भूत हैं। उनका अनुमान है कि उनकी मृत्यु पहले हुई, क्योंकि वे वहां कई मिनट तक रहे थे और पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं है। नाथन इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और अपनी कार की जांच करने जाता है, जहां वह देखता है कि चालक का डिब्बा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। आगे देखने पर अंदर उसका शरीर दिखाई देता है। हैरान होकर नाथन एक कदम पीछे हट जाता है और अपने दोस्तों और बच्चों के बारे में सोचकर अस्तित्वगत संकट से जूझने लगता है। डैनियल ने बताया कि उसे अपनी पत्नी की याद आएगी और उसे यह बात अजीब लगी कि नाथन ने बच्चे की मां का जिक्र नहीं किया। जैसे जैसे नाथन लगातार घबराता जाता है, डैनियल कहता है कि इससे ये पुष्टि होती है कि परलोक अस्तित्व में है और वह शांति महसूस करता है, जिससे नाथन और भी अधिक घबरा जाता है और फिर से सब कुछ नकारना शुरू कर देता है। डैनियल इसकी अनुमति नहीं देता और उसे वास्तविकता का सामना कराने के लिए शव को कार से बाहर निकालता है। चूंकि नाथन असहज है, इसलिए डैनियल शव के चेहरे को रुमाल से ढक देता है। उसी समय एक कार सड़क पर आती है और शव के पास रुकती है। नाथन मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर उसे देख या सुन नहीं पाता। अपने पैर से यह जांचने के बाद कि शरीर वास्तव में मृत है, वो व्यक्ति नाथन की जेबें खाली कर देता है, पैसे ले लेता है और गाड़ी चलाकर चला जाता है। अब नाथन अंततः स्वीकार करता है कि वह एक भूत है और सोचता है कि क्या अब न्याय आएगा। वो स्वीकार करता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है, लेकिन वह कहता है कि उसने दयावश ऐसा किया। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, डैनियल को अपने आसपास संगीत सुनाई देने लगता है। अचानक उनके सामने एक रहस्यमयी सफेद दरवाजा प्रकट होता है और उसी समय पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। डैनियल का कहना है कि संगीत उसी दरवाजे से आता है, लेकिन नाथन कुछ भी नहीं सुन सकता। वे सड़क पार करने ही वाले थे कि उनके पीछे एक लाल दरवाजा दिखाई दिया, जो अधिक भयावह लग रहा था। नाथन को इस दरवाजे से चीखने की आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं, लेकिन डैनियल को नहीं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सफेद दरवाजा स्वर्ग की ओर जाता है और लाल दरवाजा नरक की ओर जाता है, जिसका अर्थ है कि नाथन को अपनी पत्नी की हत्या के लिए दंडित किया जा रहा है। नाथन फिर से घबरा जाता है और बताता है कि उसकी पत्नी बीमार थी और वह केवल उसे इस दुख से मुक्ति दिलाना चाहता था। डैनियल उसकी उपेक्षा करता है और अपना दरवाजा पार करने की कोशिश करता है, लेकिन नाथन उसे धक्का देकर पहले दरवाजा पार कर जाता है। हालांकि कुछ नहीं हुआ। जब डैनियल ने कहा कि यदि वह बेहतर दरवाजा चाहता है तो उसे बेहतर व्यवहार करना चाहिए, तो नाथन ने डैनियल को बाइक चलाते समय न देख पाने के लिए माफी मांगी। बदले में डैनियल ने स्वीकार किया कि सड़क के किनारे खेल रही एक छोटी लड़की ने उसका ध्यान भटका दिया था। दोनों लोग अलविदा कहने के लिए गले मिलते हैं और डैनियल सफेद दरवाजा पार कर जाता है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता। वो पुनः प्रयास करता है, लेकिन कोई लाभ नहीं होता और उसे संगीत सुनाई देना बंद हो जाता है। उनके पीछे से एक आवाज आती है और वह छोटी लड़की प्रकट होती है जिसे डैनियल ने देखा था, जिसका अर्थ है कि वह भी मर चुकी है। वो बताती है कि बाइक पर सवार एक व्यक्ति ने उसे टक्कर मार दी थी और डैनियल ने स्वीकार किया कि गाड़ी चलाने से पहले उसने शराब पी थी, जिसके बाद नाथन ने समझाया कि यह महज एक दुर्घटना नहीं थी। डैनियल लापरवाह था और उसने एक मासूम बच्चे को मार डाला था। थोड़ी बहस के बाद लड़के लड़की को दरवाजे तक ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे सिखाया गया है कि अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और वह चीखने लगती है। वे उसे शांत करने में असफल रहते हैं और डैनियल थक जाता है, इसलिए वह उसे उठाकर सफेद दरवाजे में फेंक देता है। लड़की तुरंत गायब हो जाती है और साथ ही सफेद दरवाजा भी गायब हो जाता है। इसके बाद लोग मान लेते हैं कि अब उनके भी पार जाने का समय हो गया है। डैनियल थोड़ा हिचकिचाता है, इसलिए नाथन उसे लात मारता है और फिर अपनी पत्नी को स्थिति समझाता है। उसे पूरा विश्वास है कि उसने कुछ नहीं किया है और वह जाने से इनकार कर देता है। हालांकि एक विशाल राक्षस अपने ज्वलंत मुंह में आत्माओं को लेकर सड़क पर आता है और भयभीत नाथन अंततः लाल दरवाजा पार कर जाता है। फिर नाथन नरक में पहुंचता है, जहां वह जमीन पर हजारों आत्माओं को बेहोश पाता है। एक जवान लड़की को पाकर वह सदमे में घुटनों के बल गिर जाता है और जब वह उसका हाथ पकड़ता है तो उसे उसकी यादें दिखाई देती हैं। लड़की का नाम जीन है और उसके कमरे में डरावनी परछाइयां हैं। उसके लिए सोने में परेशानी होना सामान्य बात है, क्योंकि उसके माता पिता उसके बारे में बहस करना बंद नहीं करते। माँ अपनी बेटी की मदद करना चाहती है, हालांकि पिता बच्ची से भयभीत है और सोचता है कि उन्हें वास्तव में सुरक्षा की जरूरत है। इससे तंग आकर जीन बिस्तर से उठ जाती है और खिड़की चेक करने से पहले अपना म्यूजिक बॉक्स बजाती है। बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ है और वह उस डरावनी परछाई के लिए उस पर दोष लगाती है। फिर वो नाश्ते के लिए नीचे जाती है और देखती है कि उसके माता पिता अभी भी उसके बारे में बहस कर रहे हैं।
वो स्वयं ही नाश्ता बनाने का निर्णय लेती है और ब्रेड के टुकड़ों पर जैम को अनाड़ीपन से फैलाती है। हालांकि वो चाकू चलाने में प्रसन्न दिखती है। कुछ समय बाद जीन अपने चिकित्सक से मिलने जाती है। वो महिला को बताती है कि कैसे उसने छोटे पक्षियों को कुकीज के टुकड़े खिलाए, जिससे माँ पक्षी को अपने बच्चों की चिंता हुई और वह उसकी ओर उड़ाए। जीन ने सभी पक्षियों का गला घोंटकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह अपनी छोटी बहन को कलम से छेड़ना भी पसंद करती है, क्योंकि वह उससे नफरत करती है और यह भी मानती है कि वह उसके माता पिता को चोट पहुंचाना चाहती है। जीन जानती है कि वे उससे डरते हैं, क्योंकि अतीत में सोते समय उसने उन्हें चोट पहुंचाई थी। तब से वे उसे हर रात उसके कमरे में बंद कर देते हैं। चिकित्सक ये चर्चा करना चाहता है कि जीन ने उसकी बहन के साथ क्या किया, लेकिन वह आगे बात करने से इनकार कर देती है। अगली सुबह जीन नाश्ते की मांग करने मेज पर है, लेकिन कोई नहीं आता। कुछ मिनट बाद वो एक कटोरा अनाज खाती हुई दिखाई देती है, जबकि उसके कपड़े खून से सने हुए हैं। पास ही में उसके माता पिता जमीन पर मृत पड़े हैं। वो दोबारा जांचती है कि वे सचमुच चले गए हैं या नहीं, फिर अलविदा कहते हुए अपनी मां के गाल पर चुंबन देती है। इसके बाद वह जैम के साथ और अधिक ब्रेड बनाती है और तहखाने में जाती है, जो अजीब तरह से एक विशाल गुफा जैसा दिखता है। वो ये भोजन अपने मित्र टोनी को देती है, जो मानव जैसा किंतु विकृत प्राणी है। जीन को लगता है कि टोनी ने उसके माता पिता को मार डाला, लेकिन वो इससे इनकार करता है। जब टोनी खाना खा रहा था, जीन ने घोषणा की कि चूंकि उसके माता पिता मर चुके हैं, इसलिए वो ऊपर जाकर उसके साथ रह सकता है। अब टोनी घर के चारों ओर घूमता है और गर्म धूप की अनुभूति से आश्चर्यचकित होता है, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जीन उसे बाथरूम में ले जाती है और उसे बाथटब का उपयोग करना सिखाती है, जबकि वह अपनी मां का मेकअप और गहने पहनती है। एक बार फिर टोनी अपनी विकृत त्वचा पर स्वच्छ पानी के एहसास से चकित है। कुछ क्षण बाद टोनी पिता के साफ कपड़े पहनता है और जीन उससे शवों को ले जाने में मदद मांगती है। लेकिन पहले जीन अंतिम विदाई के रूप में एक आश्चर्य तैयार करना चाहती है। अपनी कल्पना का प्रयोग करते हुए जीन दर्शकों के सामने अपने माता पिता के शरीर का एक नाटक तैयार करती है। वो बिना नाश्ता किए जागने की कहानी बताती हैं और कल्पना करती हैं कि दर्शक उनके चुटकुलों पर हंस रहे हैं। फिर वो एक जंजीर की मदद से टोनी को मंच तक खींचती है और घोषणा करती है कि वह हत्यारा है और उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। टोनी ने फिर से किसी की हत्या करने से इनकार किया और बताया कि गुफा में आने से पहले उसे अपने अस्तित्व की कोई याद नहीं है। जीन भीड़ से उसे फांसी देने के पक्ष में मतदान करवाता है और टोनी को एक स्टूल पर चढ़कर खुद को खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद टोनी अपनी मां के शव को डबल बेड के नीचे छिपा देता है, जबकि जीन खुशी खुशी उस पर कूदता है और अपने माता पिता को सोते समय चाकू से चिढ़ाने के बारे में सोचता है। जल्द ही टोनी पिता के शव को भी छिपाने के लिए ले आता है और उसे पता चलता है कि वह खुद को आईने में नहीं देख पा रहा है, जिससे उसे ये पुष्टि हो जाती है कि वह जीन के अंधेरे पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहा है और उसने ही कल रात अपने माता पिता को मार डाला था। क्योंकि उनमें से कोई भी खाना नहीं बना सकता, इसलिए वे दोपहर के भोजन में अनाज और जैम के साथ ब्रेड खाते हैं। उसी समय कोई घंटी बजाता है और जीन डाकिया को खोजने के लिए दरवाजा खोलती है। उसे डिलीवरी पर हस्ताक्षर करने के लिए एक वयस्क की आवश्यकता है, इसलिए जीन टोनी को बुलाना शुरू कर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। डाकिया उसे मिस डिलीवरी कार्ड देने का निर्णय लेता है और चला जाता है। फिर जीन हताश होकर टोनी को ढूंढती है, लेकिन उसे नीचे कहीं नहीं पाती। जब वो दौड़ती है तो उसके द्वारा वर्षों से बनाए गए डरावने चित्र दिखाई देते हैं। अंततः वो टोनी को अपने माता पिता के कमरे में उनके शवों को खाते हुए पाती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, वो उसे रोकने के लिए चिल्लाती है। बाद में जब उसके खिलौने जल रहे होते हैं, जीन अपनी छोटी बहन की जांच करती है, जो हत्या के बारे में एक चित्र बना रही होती है। जीन बताती है कि टोनी भूखा है और अपनी बहन को रसोई घर में ले जाती है, जहां वो उसे ओवन में धकेल देती है और फिर ओवन चालू कर देती है। फिर जीन एक खुशनुमा गाना गाते हुए रसोई घर से बाहर निकल जाती है, जबकि छायाएं दीवारों पर उसका पीछा करती हैं। नरक में नाथन ने जो कुछ देखा उससे उसे घृणा होती है और वह रैंकर दूर चला जाता है। उसे एक किशोर लड़की और उसकी मां मिलती है, इसलिए वह उन्हें छूता है। मां का नाम जूलिया है और याद आता है कि वह अपनी कमजोरी को रोकते हुए चाय बनाने की कोशिश कर रही हैं। वह अपनी बेटी का नाम पुकारती है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। तभी उसकी नजर मेज पर खून के सूखे धब्बे पर पड़ती है। इसे खरोंचने की कोशिश करने से उसे और भी बुरा महसूस होता है। अभी भी इनकार करते हुए जूलिया अपनी बेटी के शव को टब से बाहर निकालने के लिए बाथरूम में जाती है, जो खून से सने पानी से भरा हुआ है। वो रोती रहती है, जबकि क्लो को एक गुड़िया की तरह घसीटा जाता है और अंततः उसे रसोई की मेज पर लाया जाता है। जूलिया उसके लिए नाश्ता परोसती है और संभवतः साथ में छुट्टियों पर जाने के बारे में बात करती है। पिछली सुबह की एक झलक में क्लो बाथटब में समय खरीदने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। जूलिया अंदर आई और उसे जल्दी आने की याद दिलाई, क्योंकि वे हर दिन स्कूल में देर से नहीं पहुंच सकते। इसके बाद नाश्ते के दौरान क्लो अपनी मां को चाकू की ओर देखते हुए फोन पर सहकर्मियों से बहस करते हुए सुनती रही। स्कूल में लोगों द्वारा उसके साथ हिंसक व्यवहार किए जाने की यादें उसे सताती रहती थीं, जिससे उसका जीवन कष्टमय हो गया था।
चाकू के एक तेज वार से क्लो की उंगली से खून बहने लगा और मेज पर दाग पड़ गया। जब जाने का समय आया तो क्लो ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह अब और सहन नहीं कर सकती और स्कूल छोड़ना चाहती है, लेकिन जूलिया ने कहा कि क्लो नहीं है, इसलिए उसे दोस्त बनाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। क्लोई तो रो पड़ी और उसने स्कूल को सचमुच नरक कह दिया। फिर भी जूलिया को लगा कि वह सिर्फ एक नाटकीय किशोरी बन रही है। वर्तमान में क्लो का शरीर कुर्सी से फिसल जाता है और बिल्ली उसके आत्मविनाश से हुए घाव को चाटती हुई प्रतीत होती है। जूलिया पालतू जानवर को डराकर भगा देती है और क्लो को व्हीलचेयर पर बिठा देती है, लेकिन उसके फोन की घंटी को अनदेखा कर देती है। वो अचानक चिल्लाती है और घोषणा करती है कि वे यात्रा पर जा रहे हैं। फिर अपनी अलमारी की ओर भागती है, जहां वो कुछ चीजें इकट्ठा करती है और फिर से टूट जाती है। इसके बाद वो क्लो के शरीर को कंबल से ढकती है और कसम खाती है कि वह उससे प्यार करती है, भले ही वो हमेशा उसके लिए मौजूद नहीं थी। जूलिया ने यह भी घोषणा की कि क्लो को अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और वह उसे घर पर ही पढ़ाएंगी। जब जूलिया बाहर जाने के लिए सामने का दरवाजा खोलती है तो वह ये देखकर चौंक जाती है कि दरवाजा ईंट की दीवार से अवरुद्ध है। इससे एक और दृश्य सामने आता है जिसमें क्लो बाथरूम में छिपने की कोशिश कर रही थी, जबकि अन्य लड़कियां उसे गालियां दे रही थीं और दरवाजे पर लात मार रही थीं। उनकी धमकियों के कारण क्लो को दरवाजा खोलना पड़ा और उन्होंने तुरंत उसे शीशे के सामने धकेल दिया, उसका अपमान किया और फिर उसे घुटनों पर बैठने पर मजबूर कर दिया। लड़कियों ने क्लो को अपने जूते चाटने को कहा, जबकि उनमें से एक ने सब कुछ फिल्माया। वर्तमान में वापस आने पर पता चलता है कि ईंट की दीवार जूलिया के पड़ोसी का प्रतिनिधित्व करती है, जो उससे मिलने आया है और उसे लगता है कि उसने जूलिया को चीखते हुए सुना है। घबराई हुई जूलिया कहती है कि वे छुट्टी पर जा रहे हैं और बातचीत को खत्म करने की कोशिश करती है। हालांकि पड़ोसी को पता चलता है कि वह अजीब व्यवहार कर रही है और वह घर में घुस जाती है और क्लोई का शव देखकर उसे बड़ा झटका लगता है। कुछ ही क्षण बाद जूलिया शव को यात्री सीट पर रखकर भाग जाती है। वो उस दिन को याद करते हुए रो पड़ती है जब क्लो का जन्म हुआ था तथा अब से बेहतर जीवन का वादा करती है। जूलिया क्लो से लगातार जवाब देने की विनती करती रहती है और अंततः वास्तविकता उसके सामने आ जाती है, इसलिए वो अंततः क्लो की आंखें बंद कर देती है। इससे उसका ध्यान भंग हो जाता है और कार एक पेड़ से टकरा जाती है। फ्लैशबैक में क्लो बाथटब में खुद को मिटाती है और उसकी मां उसे ढूंढती है। जूलिया खून से लथपथ जागती है और देखती है कि फायरमैन उसे लेने के लिए दरवाजा तोड़ रहा है। वो उनकी बाहों में संघर्ष करती है, अपनी बेटी को पीछे नहीं छोड़ना चाहती। जबकि कुछ अग्निशमन कर्मी जूलिया को कार से बाहर खींच लेते हैं, अन्य लोग क्लो की जांच करते हैं और उसे मृत पाते हैं, यह मानते हुए कि वो दुर्घटना में मर गई। जूलिया के लगातार रोने और भीख मांगने को नजरअंदाज करते हुए क्लो को एक बॉडी बैग में डाल दिया जाता है। नरक में नाथन महिलाओं के शवों को ढक देता है और त्रासदियों को देखकर थककर जमीन पर गिर जाता है। उसी समय शैतान प्रकट होता है और घोषणा करता है कि वह नाथन को उसकी सजा दिलवाएगा। एक बार फिर नाथन ये समझाने की कोशिश करता है कि उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, लेकिन शैतान बताता है कि वह पागल थी और उसने इच्छा मृत्यु नहीं मांगी थी, इसलिए नाथन को उसकी सहमति नहीं मिली थी। फिर शैतान नाथन को दूसरे क्षेत्र की ओर ले जाना शुरू करता है और समझाता है कि अनंत नरक में पहला कदम अर्ध अलगाव है, ताकि आत्माएं अपने पिछले जीवन की सभी यादों को भूल सकें और पीड़ा और निराशा की शुद्ध आत्मा बन सकें। नाथन एक नया दरवाजा पार करता है और अन्य शवों के साथ एक अंधेरे कमरे में प्रकट होता है। शैतान ने घोषणा की कि यह अलगाव 4000 वर्षों तक रहेगा, जो कि कुछ भी नहीं है। वैसे भी यह काम नहीं करता, है ना? ... जैसे ही नाथन घबरा जाता है, शैतान चला जाता है और प्रवेश द्वार को गायब कर देता है। बिली बाहर आता है। बिली को लगता है कि नाथन उसका नया खिलौना है और वह तुरंत उस पर हमला कर देता है, उसका सिर कुचल देता है और उसे बिना किसी परवाह के इधर उधर फेंक देता है। नाथन को जमीन पर पटक दिया जाता है और बिली उसे तब तक पीटना शुरू कर देता है जब तक नाथन जवाब देना बंद नहीं कर देता। फिर बिली हताशा में चिल्लाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह बहुत आगे निकल गया और उसने नाथन की आत्मा को नष्ट कर दिया, जिससे उसे पुनर्जन्म लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। वास्तविक दुनिया में एक मां एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, जबकि शैतान बिली से कहता है कि एक शापित आत्मा को वापस भेजकर उसने एंटीक्रिस्ट का निर्माण किया है। शैतान बिली को सजा देते हुए उसका सिर काट देता है। फिर वो समझाता है कि उसका शरीर पुनः विकसित हो जाएगा और बिली का नया मिशन नाथन की आत्मा को वापस लाना है। कुछ समय बाद बिली बच्चे के कमरे में प्रकट होता है। कृपया सदस्यता अवश्य लें तथा नोटिफिकेशंस चालू रखें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।